2 hours of sleep before midnight is equal to 4 hours of sleep after midnight. इंडिया में अगर आपसे कहा जाए कि टॉप 3 बीमारियां तो वो कौन सी हैं? जो हमारे बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसी के अनुसार तो हम अपना डाइट लाइफस्टाइल बनाएंगे ना. अपने बॉडी टाइप को कि वो वाता है, पिता है, कफ है, कैसे आइडेंटिफाई करें, आप प्लीज़ पहले ये बताइए. हमारे आयुर्वेद में कहा है कि जो आपकी प्रकृति है उसको मेंटेन रखना ही हेल्थ है. उसमें जब कुछ इम्बैलेंस आएगा वो डिजीज़ है. स्वस्थ मतलब स्वयं में स्थापित होकर के जो रहता है वो स्वस्थ है. हाय, मैं हूँ चिन्मय और आप देख रहे हैं सेहत की बात ओनली माय हेल्थ के साथ. आयुर्वेदा एक एंशिएंट विजडम है जो सिर्फ बीमारी को ठीक नहीं करती बल्कि इंसान को अंदर से नर्चर करती है. और आज हम जिस इंसान से मिलने वाले हैं उन्होंने आयुर्वेदा को वर्ल्ड लेवल तक पहुंचाया है. वो जीवा आयुर्वेदा के संस्थापक हैं और पहले ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जिन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन की शुरुआत की थी. And he is the only Ayurvedic doctor to have won the prestigious World Summit Award. एक छोटे से गराज से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी और आज इंडिया और अब्रॉड उनके 60 से ज़्यादा क्लिनिक्स हैं. सो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान का. डॉक्टर प्रताप, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओनली माय हेल्थ के पॉडकास्ट में. थैंक यू सर. सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आयुर्वेदा में जो एक दिनचर्या होती है या जी. डेली रूटीन होता है, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है. तो क्या आप आजकल के वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं और उनकी ज़िंदगी इतनी फास्ट है कि पूछिए मत, क्या आप उनके लिए कोई एक बेसिक दिनचर्या बता सकते हैं जो आयुर्वेदा के हिसाब से सही हो? देखिए, लाइफ हमारी फास्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक हमें छोटी सी बात ध्यान रखनी चाहिए कि अपनी हेल्थ जो है ना, हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप सब कुछ कर सकते हैं लाइफ में. और हेल्थ को अच्छा रखना आयुर्वेद के अनुसार कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. आपको जो दिनचर्या शब्द आपने प्रयोग किया है बहुत अच्छा शब्द है और इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि कुछ एक रेगुलर आपका रिदम होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि ये पूरी बॉडी ना इसमें रिदम है. एक जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है ना बाहर, उसमें अलग अलग लोग म्यूज़िक बजाते हैं तो उनका जो एक कंबाइंड रिदम जो अच्छा होगा तो अच्छा इफेक्ट आता है. ऐसे ही अंदर हमारा हार्ट है, लंग्स हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वो अपने अपने स्पीड से काम कर रहे हैं. उनका म्यूज़िक भी है एक अलग अलग देखें तो इन सब को हम रिदम में कैसे रखें उसके लिए दिनचर्या बनाई. उसको थोड़ा और साइंटिफिक बोलेंगे तो एक तो बॉडी का रिदम है, एक बाहर के एनवायरनमेंट का रिदम है. सर्केडियन रिदम आपने नाम सुना होगा, आजकल बहुत पॉपुलर शब्द है. तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि जो बाहर का जो हमारा दिन रात की साइकिल है, हमारे बॉडी में जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, लिवर, हार्ट, इनको हम कैसे स्वस्थ रखें. उसके लिए दिनचर्या का सिंपल नियम है कि सुबह जब सूरज निकलता है, सूर्य उदय होता है, उस समय कम से कम उठ जाना चाहिए. उसके बाद सोएंगे आप तो यू आर एक्चुअली स्विमिंग अक्रॉस द फ्लो ऑफ द रिवर. आप जो विपरीत दिशा में तैरने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जल्दी थक जाएंगे. आप तैर तो लेंगे लेकिन थक जाएंगे जल्दी. तो सुबह सूर्योदय होने के समय उठो. सबसे पहला काम है सुबह उठ करके पानी पीना चाहिए. और अच्छा रहेगा कि नॉर्मल पानी, या अगर ठंड का मौसम है तो पानी को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड जहाँ पड़ती है, नहीं तो नॉर्मल पानी. और अगर हो सके तो रात को एक कॉपर के पॉट में पानी भर के रखो तो वो वाला पानी पी लीजिए. लेकिन इसमें कॉपर पॉट में पानी रखा है तो उसमें नींबू नहीं मिलाना चाहिए जी, वो पॉइजनस हो जाता है जी. तो पानी पिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एवैक्यूएशन ऑफ बाउल्स. शौच के लिए जाएं, बहुत ज़रूरी है. आजकल लोगों का है नहीं है, बहुत लोगों की आदत ही नहीं, क्योंकि पिछले दिन के जो हमारे टॉक्सिन्स बॉडी में हैं, जो खाना आपने खाया उसको बाहर निकालना है, वेस्ट को. तो ये हो गया. उसके बाद थोड़ा आँख धो लीजिए, नाक साफ़ कर लीजिए, जीभ साफ़ कर लीजिए. 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा. और हो सके तो सप्ताह में एक बार थोड़ा ऑयलिंग कर लो. नाक में तेल लगाया, कान में तेल लगाया, बॉडी में तेल लगाया. इवन आँख में भी घी डालते हैं हम लोग, देसी घी, अच्छी क्वालिटी का तेल भी डाल सकते हैं. मुंह में ऑयल पुलिंग करते हैं. तो 5 सेंसेस हैं, पाँचों सेंसेस को वॉश करना ज़रूरी है, उनकी ऑयलिंग ज़रूरी है क्योंकि नर्वस सिस्टम से जुड़ी है. फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है डेली रूटीन में थोड़ा व्यायाम करें अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ. ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी है. जितना बल है उसका आधा बल आपको यूज़ करना है. तो वॉकिंग करिए, स्ट्रेचिंग करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान लगाइए. ये 15-20 मिनट ये कर लीजिए. उसके बाद स्नान करो, अच्छी तरह से नहाना चाहिए. और फिर उसके बाद नाश्ता करें, ब्रेकफास्ट करें, विच शुड बी. ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए आपके, थोड़ा सा हल्का सुपाच्य भोजन जो है, आसानी से पचने वाला लेकिन न्यूट्रिशियस होना चाहिए, क्योंकि हमें काम करने जाना है तो एनर्जी चाहिए जी. तो कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएं, है ना.
बहुत ज़्यादा पराठा या बहुत ज़्यादा फ्राइड इस तरह की चीज़ें नहीं। स्प्राउट्स खाइए, भीगे हुए बादाम, अखरोट, थोड़ा सा जो है आप चाहें तो आजकल ये चीला बनाते हैं लोग, कुछ मूंग का चीला बनाते हैं, बेसन का, वो पोहा उपमा कुछ भी बना के खाइए। छाछ बहुत अच्छी है, छाछ पी सकते हैं। तो ये आपका मॉर्निंग रूटीन हो गया। ऑफिस जाते हैं तो बहुत केयरफुल रहना है, ज़्यादा कॉफ़ी चाय ना पिए, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा ना पिए, पानी पीते रहिए। पानी इज़ वेरी नाइस है, हाइड्रेशन ज़रूरी है। और मेक श्योर यू फाइंड टाइम टू गेट अप, थोड़ा बीच बीच में उठ के थोड़ा स्ट्रेचिंग करते रहना चाहिए। लंच आता है तो लंच के लिए सब चीज़ छोड़ करके लंच जरूरी है। हाँ, नहीं तो हम लोग काफ़ी लोग लंच के साथ भी लगे होते हैं अपने लैपटॉप। वो गलत है। 10 मिनट तो अपने लिए देना चाहिए ना। हम किस लिए कमा रहे हैं? ताकि खा सकें। करेक्ट। और खाने का टाइम ही नहीं है तो क्या फ़ायदा उस कमाने का। जी, ये हो गया। पोस्ट लंच जो है, कई लोगों को स्नैक्स वगैरह खाने की इच्छा होती है तो यू कैन ईट चना, मखाना, कोई भेल टाइप का जो मुरमुरा होता है, मूंगफली, ये अच्छी चीज़ें खाइए। समोसा वगैरह मत खाओ जी। और शाम को घर पहुंचते हैं तो बहुत अच्छा एक रूटीन, डेली रूटीन की बात चल रही है। घर जाके पहले 5 मिनट ना शवासन कर लो। अच्छा। क्योंकि पूरा दिन आपका माइंड ब्रेन स्टिमुलेटेड, तो घर जाके टीवी ऑन मत करो, कॉफ़ी चाय मत पियो और स्टिमुलेशन मत करो। 5 मिनट्स वेरी नाइस शवासन। उसके बाद अगर पॉसिबल है थोड़ा सा उंगलियों में तेल लगा के जेंटल हेड मसाज और स्नान कर लो। उसके बाद सर्दी का मौसम है तो गर्म पानी से स्नान करो। आपकी पूरे दिन की थकावट, मेंटल और फिजिकल, सब दूर। फिर आराम से फैमिली टाइम, स्पेंड टाइम विद फैमिली, चिल्ड्रन जो भी घर में है, बढ़िया सा खाना बनाएं, सब घर का बना हुआ, साथ बैठ के खाना खाएं और 10 बजे सोने चले जाएं। हो गई दिनचर्या। आपके सारे ऑर्गन्स स्वस्थ रहेंगे, आपका माइंड प्रसन्न रहेगा, आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी जी। वर्क पर आपकी जो काम करने की क्षमता है वो आपकी दुगनी हो जाएगी अगर आप केवल दिनचर्या पालन करें। डॉक्टर, आपने बिल्कुल सही बात करी, क्योंकि जैसे कि आपने कहा था शुरुआती अपने आंसर में कि लोग सनराइज के बाद भी बहुत टाइम तक सोते रहते हैं और रात को देर तक जगते जी, रात को देर तक जगते हैं, कोई भी रीज़न हो उसकी वजह से, और उसकी वजह से जो है वो रिवर के अगेंस्ट फ्लो कर रहे होते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे यही होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं डॉक्टर जो भले 6, 7, 8 घंटे सोते हैं, लेकिन तब भी उठने के बावजूद उनको सुबह उठते ही थकान लगती है, कि फटीक लगती है, फ्रेश नहीं होते। तो आयुर्वेदा में मॉर्निंग फटीक के लिए क्या कोई उपाय है? आप प्लीज़ वो हमें बताइए। बिल्कुल ज़रूर। देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि उसका कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण है गोइंग टू बेड लेट। 12, 1, 2 बजे आप सोए और आप 10 बजे तक 8 घंटे सोए तो उससे नहीं होगा, क्योंकि 2 आवर्स ऑफ स्लीप बिफोर मिडनाइट इज इक्वल टू 4 आवर्स ऑफ स्लीप आफ्टर मिडनाइट। ओके। तो अब अगर 10 बजे सोते हैं तो 12 बजे तक समझ लीजिए 4 घंटे की नींद होगी, इतनी आपको एनर्जी मिलेगी। तो एक कारण होता है कि हम लेट सोने जाते हैं, लेट उठते हैं, उससे आप फ्रेश उठोगे ही नहीं। आपकी एनर्जी ऑलरेडी उठ चुकी है सूर्य के साथ, लेकिन आप सोए हुए, तो अंदर युद्ध चल रहा है उनका। दूसरा क्या है कि रात को आपने खाया क्या, इस पर डिपेंड करता है कि आपने बहुत हैवी खाना खाया जो पच नहीं रहा है, गैस बन रही है, आँव बन रहा है, उससे भी सुबह आप बहुत सुस्त उठेंगे, उठा ही नहीं जाएगा। ज़्यादा हैवी खाएंगे तो सुबह आप उठ ही नहीं पाएंगे, अलार्म भी बंद कर देंगे अपना। तो ये है। तो ये तो हमने कारण पकड़ लिया, तो कारण को ठीक करें। पहली बात तो रात को हल्का खाना खाएं, टाइम से सोएं, और थोड़ा सा आपको चाहिए तो रात को सोने से पहले डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, थोड़े से 2-4 अफर्मेशंस कर लीजिए, जिसको आजकल बोलते हैं ग्रेटिट्यूड, थैंक यू जो कुछ मेरे पास है, और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ, आई एम हैप्पी, ये सब बोल के सो जाओ आराम से। थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हैं तो भगवान का नाम जप कर लीजिए, तो आपको बहुत रिफ़्रेशिंग नींद, बहुत कम समय में आप जो है नींद से रिफ़्रेश हो जाएंगे। कई लोग तो 4, 5, 6 घंटे में दे आर वेरी फ्रेश। तो सोने का तरीका, रात को खाने का तरीका, टाइम ऑफ गोइंग टू बेड, ये इसका मेन कॉज होता है। और फिर भी आपको लगे कि थोड़ी और एनर्जी चाहिए तो रात को सोने से पहले बहुत अच्छा रहता है, हम उसको गोल्डन मिल्क बोलते हैं। अच्छा, आजकल हल्दी वाला दूध भी हमारा पुराना है। तो 1 गिलास या 1 कप दूध ले लें, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाएं, केसर हो तो केसर के 2-3 तिनके डाल दीजिए, साथ में 1-2 खजूर खा लीजिए, बढ़िया, बहुत पौष्टिक जो है आपका ये एक स्नैक हो गया है, जो भी कहें इसको। और इससे भी आपको नींद अच्छी आएगी, सुबह पेट साफ रहेगा और आप फ्रेश उठेंगे बिल्कुल।
आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि आजकल जैसे आपने कहा कि लोग सोते लेट हैं तो इनको मिडनाइट क्रेविंग्स बड़ी होती हैं, और मिडनाइट क्रेविंग्स में क्या खाएं, आप कोई बना तो सकता नहीं है, तो वही फिर आपके पैकेट खाने, चिप्स हो गए या कुछ भी हो गया जो फास्ट फूड हो गया, तो वो खा लेते हैं लोग। देखिए बहुत अच्छा एक मिडनाइट क्रेविंग क्यों होती है, इसका भी एक आयुर्वेद में बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि रात को 10 बजे से और 2 बजे तक जो टाइम है रात का, दिन में भी, उस समय हमारी अग्नि बहुत तेज हो जाती है, पित्त का टाइम है। अच्छा, रात को भी? रात को भी और दिन में भी। इसको पित्त प्रधान कहते हैं, पित्त मतलब फायर। तो इसलिए कई लोग रात को फिर उनको भूख लगती है अगर जगे हुए हैं तो, इसलिए सो जाना चाहिए 10 बजे क्योंकि 10 बजे सोएंगे तो जैसे ही पित्त में एंटर करेंगे तो फिर बहुत कुछ काम होगा अंदर, हमारे लिवर, किडनी, ऑर्गन्स, उनको भी तो रेस्ट चाहिए ना, और कुछ अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं। जैसे आप लोग सोते हैं, सुबह अगले दिन काम पे जाना, उनको भी काम करना है, तो उनको हम काम पर 24 घंटे लगाए रखते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग अभी भी जो हैं जिनमें पेट की समस्या होती है, क्योंकि कुछ भी किसी भी समय खा रहे होते हैं, एनर्जी लो होता है, तो क्या आप दर्शकों को 3 ऐसे सिंपल आयुर्वेदिक टिप्स दे सकते हैं जो वो अपने डेली लाइफ में फॉलो करें, जिनसे उनका डाइजेशन बेटर हो और वो एनर्जेटिक फील करें? बहुत सिंपल है। जब एनर्जी की अगर हम बात करें तो रात को 7 बादाम, 2-3 अखरोट, 5-6 किशमिश, और चाहें तो उसमें 1-2 काजू की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वैसे। ये बादाम, अखरोट, किशमिश रात को भिगो दीजिए। सुबह आप जो है, कई लोग कुछ उठ करके कुछ हर्बल टी वगैरह पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, नहीं तो नाश्ते के टाइम भी ले सकते हैं, वो ले लीजिए। स्प्राउट्स ज़रूर बनाइए, मूंग के स्प्राउट्स, काले चने के स्प्राउट्स, वो भी थोड़ा 10-20 ग्राम आपको नाश्ते के समय ऐसे भी खा सकते हैं। अगर पाचन ठीक नहीं है तो थोड़ा स्टीम कर लीजिए उसको, तो आपको बहुत एनर्जी इसी से मिल जाएगी। बहुत अच्छा फार्मूला है। जहाँ तक पाचन को ठीक रखना है, एक फार्मूला है, उसको CCF बोलते हैं, क्यूमिन, कोरिएंडर, फेनल, जीरा, धनिया और सौंफ। ये 1-1 चम्मच ले लो, 1 लीटर पानी में उबाल लो, अच्छी तरह से छान करके एक बॉटल में भर लो, गर्मी है तो, सर्दी है तो थर्मस ले लो, और दिन भर पीते रहिए उसको, तो आपका पाचन बढ़िया रहेगा। खाना खाने के तुरंत बाद थोड़ा सा, हमारे आयुर्वेद में लिखा है 100 कदम चलना चाहिए, थोड़ा सौंफ चबा के खा लीजिए, आप रख सकते हैं कहीं पर भी जी। तो ये आपके पाचन को बढ़िया रखेगा, फर्स्ट क्लास रखेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी प्रकृति मालूम होनी चाहिए, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, बॉडी टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग खाना खाइए, तो आपको सुस्ती नहीं आएगी, आपका पाचन कभी खराब नहीं होगा। और जो है मेन एक आयुर्वेद का और प्रिंसिपल है पाचन के लिए कि फिल योर स्टमक ओनली 2/3। अच्छा, हाँ जी, 70-75% उसको भरना चाहिए, बाकी खाली रखना चाहिए। लोग तो जितना भूख होती है उससे ज़्यादा खा लेते हैं, स्वाद होता है, यहाँ तक भर लेते हैं, ऊपर तक, फिर चला नहीं जाता उनसे, जब तक उनको डकार ना आए वो और खाते हैं। हाँ, तो कम खाएंगे तो डेफिनेटली एनर्जी आपकी अच्छी रहेगी, टॉक्सिन्स नहीं बनेंगे, सुस्ती नहीं आएगी, ये है। और थोड़े आप ऐसे पाचन को और अच्छा करना चाहते हैं तो थोड़ा अदरक जो है ना, अदरक का छोटे छोटे पीस करके लेमन जूस में रखो टेबल पर, अपने डाइनिंग टेबल पर, उसको अचार की तरह से खा लीजिए। कब? रात में? खाना खाने से पहले या खाने के साथ। ओके। या फिर खाने से पहले छोटा सा टुकड़ा अदरक का मुंह में चबा लीजिए। बहुत बढ़िया सिंपल फार्मूला है, हमारी अग्नि को मजबूत रखना है हमें। जी, जैसा अभी आपने बताया कि हमें अपनी बॉडी की जो प्रकृति है जी, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, तो क्या आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ ईटिंग अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति, अपनी प्रकृति के हिसाब से आप खाना खाएं, वो कितना ज़रूरी है? और जो भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो अपने बॉडी टाइप को, कि वो वाता है, पित्ता है, कफ है, कैसे आइडेंटिफाई करें, आप प्लीज़ पहले ये बताइए। देखिए सिंपल चीज़ है, आयुर्वेद बहुत सरल और समझने वाली साइंस है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं एक उदाहरण बार बार देता हूँ कि जैसे आपके पास कोई गाड़ी है, कार है, तो आप देखेंगे ना कि डीजल की कार है या पेट्रोल की है या इलेक्ट्रिक CNG है, और उसी के अनुसार उसमें आप फ्यूल डालेंगे, ठीक है ना, गलत तो नहीं डालते, गलत डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सेम अप्लाई यहाँ करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें पहले पता ही नहीं हमारी प्रकृति कौन सी है। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो ऐसे तो 7 टाइप की प्रकृति होती है आयुर्वेद में, लेकिन अगर देखें तो वात प्रधान जो लोग हैं उनको, वात का मतलब है सिंपल भाषा में समझाएं, जैसे एयर होता है ना, जिसको हम कहते हैं वायु महाभूत, एयर और आकाश का जो मिश्रण है उससे वात बनता है। तो ठंडी चीज़ें ना खाएं, वात प्रकृति वाले। बहुत ज़्यादा ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी, आजकल ये सब चिप्स वगैरह जो पॉपकॉर्न
वेफर्स, क्योंकि इससे क्या कि और वात बढ़ेगा, लाइक इंक्रीजेज लाइक। और दूसरा, जब हवा जो होती है वो ठंडी भी होती है, तो कोल्ड चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड जूस, कोल्ड मिल्क, आइस कोल्ड वाटर, कुछ भी जो है ये सब नहीं, जो ठंडी और रूखी सूखी चीज़ें उनको जो है नहीं खाना है आपने। दूसरा, वात जो है मोबाइल होती है। अच्छा। तो मोबिलिटी को थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना है। मतलब मोबिलिटी का मतलब यहाँ केवल फिजिकल मूवमेंट नहीं है, मेंटल मूवमेंट भी। हाँ। क्योंकि जितना मोबाइल आप होंगे उतनी बात और बढ़ जाएगी जी, ओवर थिंकिंग। तो हमारे आयुर्वेद में कहा है कि जो आपकी प्रकृति है उसको मेंटेन रखना ही हेल्थ है। उसमें जब कुछ इम्बैलेंस आएगा वो डिजीज़ है। जब आप हमारे पास आते हो तो हम आपको वापस उधर ही ले आते हैं, दवाई से, पंचकर्म से, कुछ नुस्खे बताते हैं, घरेलू नुस्खे, उनसे आपको वापस प्रकृति में ले आते हैं। तो इसलिए जिस प्रकार से हम अपनी कार का इतना ध्यान रखते हैं, जब कार सही भी चल रही है तो भी उसको 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद सर्विसिंग कराते हैं। इस कार की कभी करवाई सर्विसिंग? इसकी भी साल में एक बार तो पंचकर्म होना चाहिए। हमारा गैराज है, उसमें आ जाओ, हम लोग आपकी सर्विसिंग कर देंगे। तो ये प्रकृति के अनुसार खाना, लाइफस्टाइल, जैसे हमने वात की बात की, तो वात में मोबिलिटी बहुत होती है, जो वात प्रकृति का है, तो उसको थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल चाहिए। उसको रनिंग, जंपिंग, जॉगिंग, बाइसिकलिंग या फिर दौड़ वोड़ नहीं चाहिए उसको ग्राउंडिंग एक्सरसाइज चाहिए। तो सिंपल फार्मूला है, जो प्रकृति है उसको मेंटेन करने के लिए जो भी डोमिनेंट आपका शरीर में दोष है, वात पित्त कफ, उसके सिमिलर वाली चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करो और उसके ऑपोजिट वाली चीज़ों को ज़्यादा। जैसे वात ड्राई है तो तेल लगाइए बॉडी में, तेल मालिश बहुत अच्छा रहती है वात प्रकृति वालों के लिए। इसी तरह से पित्त वालों में फायर ज़्यादा होती है, तो फायर का सिंपल सा है कि गर्म चीज़ें ना खाएं ज़्यादा, जिसकी पित्त प्रकृति। नहीं तो एक्ने, पिंपल्स, स्किन डिजीज़, हेयर फॉल, इन्फ्लेमेशंस, बहुत सारी बीमारियां आएंगी। तो कूलिंग चीज़ें, कूलिंग ज़्यादा लें, खीरा, ककड़ी, तरबूज, नारियल पानी। और इसी तरह लाइफस्टाइल में भी उनको बहुत हीट नहीं चाहिए। वही ओवर एक्सरसाइज, 2-2 घंटे जिम में पसीना निकाल रहे हैं, उतना नहीं। थोड़ा उनको भी पोस्चर्स, वॉकिंग इज़ गुड, स्विमिंग इज़ वेरी गुड, क्योंकि हीट है ना बॉडी में, तो स्विमिंग बहुत अच्छी है उनके लिए। और ऐसे कफ दोष वाले जो प्रकृति वाले हैं, वो थोड़ा उनमें पृथ्वी और जल तत्व अधिक होता है, अर्थ एंड वाटर, तो वो थोड़े से चबी टाइप होते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो, स्टेडी, बहुत एंड्योरेंस होता है। तो उनको कफ वर्धक भोजन, जैसे कि बहुत चिकनाई, फ्राइड, मिठाई, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मोर लाइट सूप्स वगैरह, खिचड़ी, दलिया, ऐसी चीज़ें खाएं। तो बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल है भाई। जो हमारे बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसी के अनुसार तो हम अपना डाइट, लाइफस्टाइल बनाएंगे ना जी। जैसे हमने कार का उदाहरण दिया, कोई भी ले लो, अब मोबाइल ले लो, मोबाइल को 440 वोल्ट पर चार्ज थोड़ी करोगे आप, क्योंकि उसका डिज़ाइन नहीं है उस तरह का। तो इतना ही आयुर्वेद में लिखा है कि अपनी प्रकृति में ही रहना चाहिए। इसी को स्वस्थ बोलते हैं। स्वस्थ मतलब स्वयं में स्थापित होकर के जो रहता है वो स्वस्थ है। और आपने पूछा कि कैसे लोग अपनी प्रकृति पता लगाएं। देखो सिंपल, अगर बहुत सरल भाषा में कहें तो जो वात प्रकृति के लोग हैं मुख्य रूप से बहुत दुबले पतले होते हैं, उनके मसल्स फैट नहीं होता, ड्राई स्किन होती है, और थोड़ा सा जो है उनको ठंड ज़्यादा लगती है, हाथ पैर ठंडे होते हैं, मोबिलिटी बहुत है उनकी, क्योंकि वायु है ना, एक जगह टिक के नहीं बैठते, तो वो चलते रहते हैं इधर उधर। तो ऐसा आपके अंदर कुछ आपके मित्रगणों में होंगे तो आप समझ लीजिए वात प्रकृति है। वात का जो एग्रीवेशन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसकी प्रकृति वो वात बिगड़ी हुई है उसकी। पित्त वाले फायरी होते हैं, आपने देखा, बड़े करेजियस, बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी, गुस्सा बड़े जल्दी आ जाता है। हाँ, मीडियम बिल्ट होता है उनका, बस बड़े बड़े इंडस्ट्रियस होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े काम करते हैं वो। जो दिमाग में आ गया वो आज ख़त्म करके आज ही सोना है, ऐसे लोग देखे होंगे आपने। वात वाले थोड़े पोस्टपोन कर देंगे या थोड़ा सा करेंगे, छोड़ देंगे, फिर बाद में दोबारा याद आएगा कि वो काम करना है। और कफ वाले, अर्थ एंड वाटर, जैसे मैंने बताया, वो थोड़े आराम से उनको आप डेडलाइन दे दो, फ्राइडे इवनिंग तक करना है तो फ्राइडे आफ्टरनून शुरू करेंगे। और एक्सरसाइज वगैरह उनको अच्छी नहीं लगती। वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है उनका। वात का वेट नहीं बढ़ता, कितना ही खाए उसका वजन ही नहीं बढ़ता। तो ये सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इससे काफ़ी लोगों को समझ आ जाता है कि मैं कौन से वाला हूँ। तो बट नन ऑफ दिस इज़ बैड और गुड, ऐसा नहीं कह सकते ये अच्छा है। सबकी
डीजल कार है, पेट्रोल की पेट्रोल है। आपने तो शायद इतने सारे लोगों को आपने ट्रीट किया, तो आप तो शायद देख के पहचान जाते होंगे कि कौन सी, पता चल जाता है। तो आपको मेरी कौन सी लग रही है? आपकी मैं अगर देखूं, अभी मैंने आपका कुछ ज़्यादा जाना नहीं, पर देख के बता रहा हूँ, पित्त और कफ। अच्छा, कॉम्बिनेशन मिक्सचर है आपका, क्योंकि आपके अंदर फायर तो है पर आप कूल भी हैं, थोड़ा रिलैक्स, बहुत ही ज़्यादा ऐसे उसमें नहीं रहते आपके भी, बस अब ये करना है वो करना है। वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन रिलैक्स, एंड व्हेन यू वांट टू डू समथिंग यू, तो पित्त कफ मुझे लग रहा है अभी। बाकी क्वेश्चन से और करता हूँ। जैसे कि अभी आपने कहा कि अलग अलग बॉडी के टाइप्स होते हैं, वैसे ही हमारे अलग अलग सीजन्स भी होते हैं, जैसे गर्मी हो गई, बारिश हो गई, ठंड हो गई। तो उस अलग अलग मौसम के हिसाब से क्या हमें अपने खान पान को भी चेंज करना चाहिए? इसमें आयुर्वेदा क्या कहता है? बिल्कुल, डेफिनेटली करना चाहिए। देखिए, कॉमन सेंस की बात है। आप कभी अगर यूरोप जाएंगे ठंड के मौसम में, तो सर्दी के मौसम में वो कार के टायर चेंज करते हैं, घरों में कई चीज़ें चेंज करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं कि नहीं करते जी। तो इसका मीनिंग क्या है कि भाई ठंड है तो ठंड के अनुसार हमें हीट ज़्यादा रखनी है बॉडी में। तो ऐसे ही इसको ऋतुचर्या बोलते हैं आयुर्वेद में। जैसे दिनचर्या है, डेली रूटीन, ये सीजनल रूटीन है। अब मान लो ठंड का मौसम है और उसमें आप कड़क जो है वो कड़कती हुई आइसक्रीम, बर्फ़ वाली आइसक्रीम खा रहे हैं। कुछ लोग खाते हैं बहुत खाते हैं जी, या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जी, तो वो गलत हो गया ना। क्योंकि आप जो है जो सीज़न है उसके विपरीत, जैसे या गर्मी, हमारे यहाँ भारत में तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है जी। 8-9 महीने तो गर्मी पड़ती है, 35-40-45 डिग्री। अब उसमें आप अदरक वाली मसाला चाय पी रहे हैं 3 बार 4 बार, काली मिर्च डाल के, काली मिर्च, अदरक और पता नहीं क्या क्या उसमें पूरा मसाला होता है उसका। या फिर जो है आप उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो हीट पैदा कर रही हैं बॉडी में, ऐसे ही गर्मी बहुत है तो उसमें कूलिंग चीज़ें, आम का पन्ना, सत्तू, नारियल पानी, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये खाइए। तो एंड ऑफ द डे हमारा मकसद तो वही है कि बैलेंस नहीं तोड़ना हमको। जो हमारा ओरिजिनल बैलेंस है उसी को स्वास्थ्य बोलते हैं। उस स्वास्थ्य को हमें मेंटेन करने के लिए दिनचर्या में भी करनी पड़ती हैं चीज़ें, कुछ ऋतुचर्या होती है। तो ये इस तरह से करते हैं सीजन में। अब बरसात का सीज़न आ गया तो उसमें कुछ और बॉडी के दोषों का प्रकोप होता है, तो बरसात के सीज़न की अलग से रेजिमेन है। तो इसको हम आयुर्वेद में कहते हैं ईटिंग अकॉर्डिंग टू सीजन। और उसी अनुसार हमें अपने कपड़े, अपना रहन सहन, जैसे सर्दियों में आप जो है कंबल यूज़ करेंगे, गर्मियों में पतली सी चादर यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय ऋतुचर्या। जैसे अभी आपने बात करी थी कि बहुत लोग जो हैं ठंडी के मौसम में बहुत कुछ ठंडा खा या पी लेते हैं, तो मेरा क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको ना, जब तक आप ठंडा पानी ना पिलाओ ना, उनकी प्यास बुझती ही नहीं है। जी, ठीक है। तो क्या आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। और पहली बात तो मैं बताऊं कि अगर प्यास लगी हो बहुत तेज़, और उस टाइम जब आप चिल्ड वाटर पीते हैं, आइस कोल्ड वाटर, बिल्कुल बर्फ़ डाल करके पीते हैं लोग, आपको 10-15 मिनट बाद दोबारा प्यास लगेगी। आप नोटिस करना उसको, क्योंकि ये मैं बहुत साइंटिफिक चीज़ बता रहा हूँ आपको। बहुत चिल्ड चीज़ जो है ना, वो अंदर जा कर के थोड़ा सा आपके बॉडी की अग्नि को ठंडी कर देती है। तो अग्नि ठंडी हुई, फिर थोड़ा सा जो है उसमें बर्फ़ जो होती है उसमें कुछ अपनी हीट होती है, तो फिर दोबारा से जो है वो उसको प्यास लगती है। चलो, ये तो एक अलग विषय रहा। लेकिन मेन चीज़ जो आपने पूछा कि ठंडा पानी हमें पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, तो ठंडा पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि हमारी अग्नि जो है ना, फायर, डाइजेस्टिव फायर, उसको हमें हमेशा स्वस्थ रखना है। जब तक आपकी फायर स्ट्रॉन्ग है, जो कहते हैं ना कि अगर आपका हाजमा सही है, डाइजेशन ठीक है, तो आप स्वस्थ रहेंगे। आजकल पूरी दुनिया गट हेल्थ जी, तो गट हेल्थ का, गट ब्रेन एक्सेस जो होता है बहुत महत्वपूर्ण है। तो गट क्या है? ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इसमें क्या काम कर रही है? अग्नि काम कर रही है। जठराग्नि बोलते हैं उसको, पाचक अग्नि बोलते हैं। तो आपने ठंडा पानी अगर डाल दिया तो बुझ गई वो, तो खाना पचाएगी नहीं। नंबर 1, आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा क्योंकि पचा ही नहीं, एसिमिलेट नहीं होगा बॉडी में। नंबर 2, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे एक टॉक्सिक मटेरियल बनता है जिसको आम बोलते हैं। आम, हाँ, खाने वाला आम नहीं है। जो आम शब्द है ना, कि बार आपने सुना होगा कि भाई मोशन में आम आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, म्यूकस टाइप म्यूकस, जी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ बन गया आम, हो गया काम तमाम। अब तो रोग आएगा ही आएगा। तो इसलिए टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ आमा, वी शुड ऑलवेज ड्रिंक नॉर्मल टेम्परेचर वाटर, या हल्का गुनगुना पानी पिए तो और भी अच्छा है, वो अग्नि को सपोर्ट करेगा।
आप ये इवन गर्मी के मौसम की भी बात कर मैं रहा हूँ। वही कहता हूँ, क्या ये रूल हर सीजन के लिए अप्लाई होता है? ठंडा पानी कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए, चिल्ड वाटर। अगर आपको गर्मी का मौसम है तो बेस्ट है कि हल्का कूल वाटर, या तो घड़े का हो, सुराही का हो, और अगर फ्रिज में भी आप पानी भर के रखते हैं ठंडा करने के लिए, डोंट मेक इट टू कोल्ड। बहुत ठंडा है तो थोड़ा मिला करके पिए उसको। मेन पॉइंट ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें अपनी पाचक अग्नि की सुरक्षा करनी है। जिसकी पाचक अग्नि जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही उसको लंबी आयु होगी उसकी। आयुर्वेद में इसके काफ़ी डिस्क्रिप्शन है, आज मॉडर्न साइंस भी इसको मानती है। दूसरा, आपकी अग्नि स्ट्रांग होगी तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। रोगों से रोकथाम, प्रिवेंशन अग्नि के कारण होती है। और पानी डाल दोगे उस पर तो हो गया फिर तो प्रोग्राम। खासतौर से खाना खाने से पहले पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, नॉर्मल पानी भी नहीं पीना चाहिए। मैं इनफैक्ट इसी से मेरा आपसे बात करते हुए एक प्रश्न इसी से और उठा कि बहुत लोग जो हैं, कुछ लोग खाने के साथ साथ पानी पीते हैं और कुछ लोग जो हैं खाना खाने के बाद पानी पीते हैं। और कहीं मैंने पढ़ा है कि कहते हैं कि खाते समय या खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, पानी खाना खाने के बाद नहीं पीना चाहिए, शुरू में नहीं पीना चाहिए। वाइल यू आर ईटिंग अगर बीच में कुछ 2-4 घूंट पानी पीना, ज़्यादा नहीं, गिलास भर के नहीं पीना, थोड़ा 2-3 घूंट लिया, नॉर्मल पानी हो, या सर्दी का मौसम है तो गुनगुना पानी बहुत अच्छा रहता है, वो अलाउड है। नॉट बिफोर ईटिंग, जब आप खाना शुरू करते हैं उससे कम से कम 1 घंटा पहले पानी मत पीजिए। 1 घंटा पहले? हाँ, क्योंकि अग्नि आपकी तेज है ना, तो अग्नि जो है उसको बुझा दिया आपने, फिर पचाएगी नहीं वो। इसी तरह से आफ्टर ईटिंग, अब अग्नि अपने काम पे लगी हुई है, खाना पचाने का काम शुरू हो गया, एंजाइम्स आ गए, डाइजेस्टिव जूसेस आ गए हैं, अब उसमें आपने पानी मिला दिया तो वो हल्के हो जाएंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे ना जी, जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो जाएगी, तो वो फिर खाना नहीं पचेगा ठीक से। और ठंडा पानी तो कभी भी नहीं पीना चाहिए, किसी को भी नहीं पीना चाहिए। आजकल मैं कई बार यूएस में गया हूँ, हॉस्पिटल्स वगैरह में, वहाँ पेशेंट को ठंडा पानी पिला रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल आइस डाल करके। मैं ये तो और गड़बड़ करेगा। तो कई बार ये चीज़ें हमारे कल्चर में तो नहीं थी, ये सब चीज़ें कहीं बाहर से ही आई हैं जी। आप यूएस में स्पेशली जाएंगे तो यूएस में कहीं भी जाइए आप, गिलास लेंगे, उसमें पहले आइस क्यूब भरते हैं, फिर कुछ पानी वानी डालेंगे उसमें जी। इवन मैं काफ़ी सारे आजकल जो आउटलेट्स हैं वहाँ पर जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो उसमें भी पहले प्रॉपर जो है आप आइस क्यूब्स डालते हैं और उसके बाद जो है आपका कोल्ड ड्रिंक को। नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट गुड फॉर हेल्थ जी। डॉक्टर, ये तो बात रही हमारे खान पान की। अगर हम अब अपने जीवन शैली की बात करें तो आजकल हर कोई जो है एक फ़ास्ट लाइफ जी रहा है, भले आप Tier 1 की बात करें, Tier 2 की बात करें, तो सबको जो है मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी कुछ लोगों को पता चलती है, शायद कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि उनको है और उनको होती है, तो क्या आयुर्वेदा मेंटल हेल्थ में स्ट्रेस, एंग्जाइटी को कम करने में हेल्प कर सकता है? हाँ, तो कैसे? देखो, आयुर्वेद शब्द को अभी बहुत अच्छी तरह से जानते नहीं लोग, पूरे सिस्टम को भी नहीं जानते। आयुर्वेद में तो बॉडी, माइंड, सोल तीनों को ही हम उसको मानते हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन, जो ह्यूमन सिस्टम है उसका एक कॉम्बिनेशन है, और इसको आयु भी बोलते हैं हम लोग। तो इसी का वेद तो है, बॉडी, माइंड, सोल का ही वेद है आयुर्वेद जी। तो डेफिनेटली जो आज देख रहे हैं हम, हमारे पास भी, मैं कई बार भी इसको बोलता भी हूँ अपने शोज़ में, अपने टॉक्स में, कि 90% जो पेशेंट आते हैं हमारे पास जिनको फिजिकल डिजीज़ है, बॉडी में डिजीज़ है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, उनका रूट कॉज माइंड में है। स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और काफ़ी ट्रॉमेटिक इमोशनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ब्रेकअप हो गया है, झगड़ा हो गया है, कुछ भी, किसी की मृत्यु हो गई, ये सब जो है माइंड को इफ़ेक्ट करते हैं। और माइंड का काम ब्रेन से कनेक्टेड है हमारा, तो ब्रेन का इफेक्ट आपके गट पर आएगा, गट ब्रेन एक्सिस जो आप बोल रहे थे जी। और जैसे ही गट पर आएगा, मतलब पाचन ठीक से नहीं होगा, आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा, तो क्या होगा, आम बनेगा, और आम बनेगा तो क्या होगा, बीमारियां, काम तमाम होगा, मतलब बीमारी आ जाएगी। तो इसलिए जो है मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ। आप थोड़ा, हमारे यहाँ तो आयुर्वेद में काफ़ी कुछ हम करते हैं माइंड के लिए, और ज़्यादा डीप में जाएंगे तो आप देखोगे कि सारा कंट्रोल तो ब्रेन से ही होता है ना, कोई हार्मोन निकलना है, जूसेस निकलने हैं। इसीलिए हम कहते हैं खाना खाते समय आप डिस्ट्रैक्ट मत करो माइंड को, नहीं तो जूसेस नहीं निकलेंगे प्रॉपर, क्योंकि ऑर्डर ही नहीं आएगा, माइंड कहीं और लगा हुआ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपको माइंड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, बॉडी से भी ज़्यादा माइंड को इम्पोर्टेंस देनी है। एक बार को बॉडी आपकी बीमार हो और मन पॉजिटिव हो,
तो आप प्रसन्न रह सकते हैं। उल्टा नहीं होगा, बॉडी आपकी फिट है, सारे टेस्ट नॉर्मल है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सारे फुल बॉडी चेकअप नॉर्मल सब कुछ, लेकिन तब फिर भी बीमारी है। तो वो माइंड से और इमोशन से होती है। और आयुर्वेद में इसकी बहुत अच्छी चिकित्सा भी लिखी है, जो मेंटल डिसऑर्डर्स वैसे हैं या माइंड को स्वस्थ रखने के लिए सबसे सिंपल चीज़ है ब्रीदिंग। जितना आप ब्रीदिंग को स्लो कर देंगे उतना ज़्यादा मन आपका शांत होगा। शांत मन इज हेल्दी माइंड, पीसफुल माइंड इज हेल्दी माइंड। एजिटेटेड माइंड, जिसको राजसिक कहते हैं, रजोगुण, एजिटेटेड माइंड इज सिक माइंड। और उससे और डीपर में चले जाएं तमोगुण में, तो वो होता है कि ब्लॉक्ड माइंड, कंप्लीटली ड्रंक माइंड विदाउट ड्रिंकिंग। आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ऐसे लोग भी देखे ना आपने, बिल्कुल ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ बंद पड़ा है, वो भी बीमारी है। तो इसलिए अगर मन को स्वस्थ रखना है तो हमारा एक ही मूल मंत्र है, सात्विक भोजन खाएं, सात्विक लाइफस्टाइल रखें, सात्विक चीज़ें देखें, सात्विक म्यूजिक सुने, थोड़ा प्राणायाम करें और सात्विक लोगों का संग करें। संग का बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल। हमारा जो माइंड है ये संग से या अन्न से, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अगर राजसिक खाएंगे तो रजोगुण बढ़ेगा, तामसिक खाएंगे तो तमोगुण बढ़ेगा। करेक्ट। राजसिक चीज़ें देखेंगे तो रजोगुण बढ़ेगा, तामसिक चीज़ें देखोगे तो तम। इसमें कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है समझने वाली। तो नाउ एंड ऑफ द डे इट इज़ योर माइंड। यू वांट टू बी अनहैप्पी, डिप्रेस्ड, एंग्शियस और स्ट्रेस्ड, और यू वांट टू बी रिलैक्स्ड एंड पीसफुल एंड जॉयफुल। तो आपके पास ही है, तो चाबी आपके पास है जी। लेकिन आजकल हमारे हाथ में एक मोबाइल दे दिया है जो कि कभी भी मन को शांत नहीं होने देता। चाहे आपको 5 मिनट भी मिला है तो आप ऑफिस से कहीं से रील्स देखते तुरंत उसको बिजी करेंगे वहाँ पर। छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा है, आई फील वेरी सैड। अभी मैं दुबई से आया हूँ, तो एक जैसे रेस्टोरेंट में उसके आगे टैबलेट रखी हुई है बच्चे के, तभी खाना खा रहा है, उसके बगैर खाता ही नहीं है। जी, ये हाल हमारे भी काफ़ी सारे फैमिलीज में जब व्यूअर्स देख रहे होंगे, वो भी अपने ये होता है कि तो बच्चों को देख नहीं पाते, मोबाइल पकड़ा देते हैं और उनके साथ खिलाते हैं। वो जब तक वो 10-12 साल की उम्र में आएंगे उनको कम 50 बीमारियाँ हो जाएंगी। ये बिल्कुल डेंजरस है, क्योंकि माइंड वाइल ईटिंग शुड बी शांत। इसलिए हमारे यहाँ कहते थे भाई पीसफुल होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, आराम से बैठ करके खाने को चबा करके खाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं आजकल, उसी से बीमारियाँ आ रही हैं। वैसे हम दुनिया भर का जिम कर रहे हैं, शेक्स पी रहे हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट्स खा रहे हैं लोग, तो वो सोच रहे हैं हम कितने जो है अपना हेल्थ कॉन्शियस हैं। लेकिन सिंपल चीज़ है कि जो उसकी अंडरलाइंग जो बेस है, बेस तो हिला हुआ है आपका। तो सात्विक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सत्व गुण बढ़ाना चाहिए, मन अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। जी। सो डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है काफ़ी कुछ हमारे मस्तिष्क का खेल है जी। तो आयुर्वेदा में कोई ऐसे टिप्स हैं या फिर हर्ब्स रेमेडीज़ हैं जिनसे हम एक बेटर स्लीप या कामनेस पा सकते हैं? क्योंकि आजकल बहुत लोगों का ये कंप्लेन रहती है कि एसी भी ऑन है, गद्दा भी ठीक है, खाए पिए भी हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही है। मोबाइल देखिए, माइंड को जितना आप स्टिमुलेट करके रखेंगे तो नींद नहीं आएगी। माइंड आपका एक्टिव हो गया ना। तो एक तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, वैसे तो आइडियली 1 आवर बिफोर यू गो टू बेड यू शुड क्लोज ऑल द गैजेट्स। लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों के लिए। नींद जब वो लेटते हैं तभी हाथ में पकड़ते हैं सर, वो बिल्कुल गलत है। फिर नींद आपको अगर आ भी जाएगी तो डिस्टर्ब रहेगी। फ्रेश, जो आपने पूछा था कि फ्रेश क्यों नहीं उठते हैं सुबह, दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न। तो कम से कम आधा घंटे पहले तो बंद कर ही दो, और उस आधे घंटे में गर्म पानी लो थोड़ा बाल्टी में, पैर धो लीजिए, पैर को सोक कर लीजिए 5-7 मिनट, तलवों में मालिश कर लीजिए। फिर उसके बाद टॉवल से पोंछ के अच्छी तरह से आप लेटिए बेड में, थोड़ा सा गहरी लंबी सांसें, शवासन करिए, कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए, अच्छा कोई सॉफ्ट म्यूज़िक दूर रख करके, स्लीप म्यूज़िक जिसको कहते हैं वो लगाइए, अच्छा सा एरोमा लगाइए, इसी से नींद आ जाएगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो हमारी जड़ी बूटियाँ कई हैं जो नींद के लिए अच्छी हैं। जैसे आपने सुना होगा ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, अश्वगंधा है। ये हमारी जो है मेद्य रसायन है, यानी कि ब्रेन को ये रिलैक्स भी करती हैं और नरिश भी करती हैं। तो इस तरह की आप ले सकते हैं। और सबसे बढ़िया है रात को सोने से पहले 1 कप गर्म दूध पिएं। अगर आपको दूध पच जाता है तो उसमें चाहें तो थोड़ा घी डाल दीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर आपको अच्छी नींद चाहिए, माइंड को शांत करना चाहते हैं, तो सिर में मालिश कर सकते हैं। कभी भी दिन में करें, शाम को करें। अच्छा,
सिर में तेल की मालिश, तिल का तेल अच्छा रहता है। रात को सोने जब जा रहे हैं उस टाइम नाक में 2-2 बूंद तिल का तेल या बादाम ऑयल या फिर जो है आनू ऑयल एक आता है आयुर्वेदिक, वो डाल दीजिए। नोज़ इज़ द डोरवे टू योर ब्रेन, तो यहाँ जो कोई चीज़ डालते हैं तो ब्रेन तक वो लुब्रिकेट करती है जाके, तो मुश्किल नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो माइंड भी शांत रहेगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। जी, जैसे भी आपने टैबलेट्स की बात करी, तो आयुर्वेदा में भी बहुत सारे हम श्योर टैबलेट्स हैं और काफ़ी लोग जो हैं वो एलोपैथी या एलोपैथिक मेडिसिन खाते ही हैं जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ अगर हम आयुर्वेदिक टैबलेट्स भी खाते हैं तो क्या ये सेफ़ है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते? देखो, हमने तो अपनी प्रैक्टिस 35 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं देखी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हमारे पास आते हैं ऑलरेडी एलोपैथी ट्राई करके आए हैं जी, या एलोपैथिक ले रहे हैं वो दवाइयाँ। जैसे कि डायबिटीज़ का कोई पेशेंट आएगा तो ऑलरेडी दवाई ले रहा है, ब्लड प्रेशर का है, थायराइड का है, और कोई भी बीमारी हो मोस्टली तो दे आर टेकिंग सम ट्रीटमेंट। जोड़ों का दर्द है, अर्थराइटिस है, तो अब यहाँ पर क्या है हमारे लिए एक ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि वहाँ जो दवाई ले रहे हो वो आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल किए हुए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किए, कुछ पेन किलर है पेन को कंट्रोल किए हुए। लेकिन हम लोग जाते हैं दूसरे लेवल पर, हम ये देखते हैं कि डायबिटीज़ हुई क्यों है, बॉडी में वात पित्त कफ कौन सा दोष गड़बड़ा हो गया, या फिर जो है किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है या किस सिस्टम में प्रॉब्लम है, वो सारे ओजस जो हमारी एनर्जी है एक तरह का उसकी क्या स्थिति है, धातु जो टिश्यूज़ हैं उनकी क्या स्थिति है, जो चैनल्स हैं जो टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल रही हैं उनमें तो ब्लॉकेज नहीं हो गया, कहीं आपकी अग्नि तो मंद नहीं हो गई है, कहीं आपका माइंड तो जो है वो एक तरह से अस्वस्थ नहीं हो गया, माइंड तो कहीं एजिटेट नहीं हो रहा है। तो ऑल दीज फैक्टर्स लीड टू डिजीज़। तो हम लोग जो है वहाँ जा कर के उनको ठीक करते हैं, पहले डायग्नोस करते हैं। आजकल मैं आपको बताऊं डायबिटीज़ के मैंने कितने सारे पेशेंट देखे हैं जिनका लाइफस्टाइल भी ठीक है, चीनी वीनी बिल्कुल नहीं खाते हैं, कोई भोजन में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन माइंड के लेवल से उनका डिस्टर्बेंस शुरू हुआ, इमोशनल प्रॉब्लम हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, कुछ और टेंशन चल रही है, तो उससे डायबिटीज़ हो रही है लोगों को। तो इसलिए जो है हम इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस देते हैं कि रूट कॉज को समझना और उसको जो है फिर ठीक करना। हाँ, जैसे जैसे हम देखते हैं कि अब इसका रोग ठीक होता जा रहा है तो फिर एलोपैथिक दवाइयों को धीरे धीरे हम टेपर करा के बंद करा देते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जहाँ डे 1 से भी बंद करा देते हैं, हमें पता है कि हमारी दवाई कंट्रोल कर लेगी, आपके सारे सिम्टम्स हो गए, तो इनिशियल स्टेज के जो अभी अभी रोगी हुए हैं उनको हम बोल भी देते हैं कि एलोपैथी का बंद कर सकते हो। लेकिन दोनों सिस्टम्स एक साथ चलते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसका एक थोड़ा सा देखते हैं हम उसकी कौन कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं, हम क्या दे रहे हैं, ये भी हमारे डॉक्टर्स को एक ट्रेनिंग है। और दूसरा हम कहते हैं कि थोड़ा दोनों दवाइयों को एक साथ ना लें, थोड़ा गैप रखना चाहिए, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा गैप करके ले लो। जी, हमारे जो देश में एक बहुत बड़ा आई थिंक एक टर्म है जो सबसे ज़्यादा आई थिंक प्रभावित कर रहा है, वो है मोटापा। जी। वेट गेन आजकल सिर्फ बड़े लोगों को नहीं, यंगस्टर्स को, इवन किड्स को भी इफेक्ट कर रहा है। हाँ जी, चाइल्ड ओबेसिटी। जी, तो आयुर्वेद में ऐसे कौन से टिप्स हैं या ऐसी कौन सी नॉलेज है जो आप व्यूअर्स के साथ में शेयर करना चाहेंगे कि जिनको अपना कर वो अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं या वेट लॉस कर सकते हैं? देखिए, 3 ही चीज़ें हैं मुख्य रूप से, 3, और पहली है उसमें डाइट आपकी। अगर आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं, उसको पचा नहीं पा रहे, तो क्या बनेगा? आम बनेगा। आम बनेगा तो वो जाके फैट कैरिंग चैनल्स को ब्लॉक कर देगा, तो फैट जमना शुरू हो जाएगा। तो डाइट का ध्यान रखना है। दूसरा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, वो भी मोटापे का कारण बनता है कि आप खाना ठीक खा रहे हैं लेकिन आप चलते फिरते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो भी आपका वजन वही, उसका भी वही साइकिल वही है। अगर आप बैठे हैं तो अग्नि आपकी मंद हो जाएगी जी, चलेंगे फिरेंगे तो अग्नि थोड़ी एक्टिव रहती है। तीसरा माइंड का है। तो अगर हमें टिप्स चाहिए तो सबसे पहले तो हम अपना खाना, स्पेशली रात का खाना हैवी ना हो, रात को कभी भी कोई भी फ्राइड ऑयली वगैरह ना खाएं, रात का खाना लेट ना हो, बल्कि अच्छा रहेगा अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं तो शाम को केवल सूप पी लीजिए, सिर्फ सूप, या फिर पतली सी मूंग दाल खिचड़ी बना लीजिए जी, बस। ये बहुत बढ़िया आपका एक अच्छा, उसमें सब प्रोटीन वगैरह होता है खिचड़ी में, चाहे उसमें थोड़ी सब्जियां डाल दो बीच में, थोड़ी गाजर, मूली वूली जो भी है
उसमें बीच में डाल दो, मटर डाल दो, तो बन गया, अच्छा मील बन गया। और दूसरा जो है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि रात का खाना लेट नहीं होना चाहिए। फिर सुबह जब उठते हैं आप, अगेन सुबह उठ करके 1 गिलास गुनगुना पानी लें, उसमें आधा नींबू निचोड़ के वो पिएं, वो बहुत अच्छा रहता है। पूरा दिन भर में अपना एक डिटॉक्स वाटर बना लीजिए आप। डिटॉक्स वाटर में 4 चीज़ें हैं, अदरक, सौंफ, जीरा और धनिया। ये चारों 1-1 चम्मच जो है 1 लीटर पानी में डाल के उबाल लो, उसको छान के थर्मस में रखो, उसको गरम गरम पीना है। उसको थोड़ा थोड़ा दिन भर पीते रहिए। उसमें भी बीच में अगर नींबू अवेलेबल है, थोड़ा नींबू डाल लिए, जब कप में डालते हो थोड़ा नींबू डाल लिए। सारी चैनल्स को साफ़ कर देगा, फैट को जो जमा हुआ है उसको साफ़ करेगा। और ज़्यादा चाहिए कुछ आपको एक नुस्खा, तो सौंठ का चूरन ले लो। अच्छा, सौंठ तो घर में होती है, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से ले लो। अग्नि को भी अच्छा करेगी, पाचन भी करेगी, इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, बहुत सारे गुण हैं उसमें। और फाइनली जो है थोड़ा एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। आधा पौना घंटा कुछ एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, स्ट्रेचिंग करें, स्विमिंग करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जिम भी करते हैं लोग आजकल, वो भी ठीक है अपने, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूरी है अगर आप वेट को मैनेज करना चाहते हैं। एंड कीप योर माइंड हेल्थी, माइंड को प्रसन्न रखो, थोड़ा शांत रहो, तो फिर वजन कम हो जाएगा। आजकल इमोशनल लेवल पर बहुत देख रहे हैं, इमोशनल ईटिंग इज़ वेरी पॉपुलर दिस, उससे वजन बढ़ता है। बच्चों में भी वही है, जंक फूड और ये इमोशनल प्रॉब्लम्स। जी, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आयुर्वेदा में डायबिटीज़ का ख्याल कैसे रखा जा सकता है, तो उसके कुछ टिप्स और आप रेमेडीज़ आप। देखिए, डायबिटीज़ के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो रेमेडीज़ की अगर हम आप बात कर रहे हैं, तो रात को 1 चम्मच मेथी दाना आप भिगो दीजिए, सुबह उसको आप पी लीजिए। अगर आपको और अच्छी रेसिपी चाहिए, चिरायता होता है, चिरायता इजीली मिल जाता है आपको, बहुत कड़वा होता है वो, तो एक छोटा सा टुकड़ा, इतना सा पीस 1 गिलास पानी में रात को डालो, सुबह वो पानी पी लीजिए। करेला मिलता है, करेले का जूस पी लीजिए। एक गुड़मार करके जड़ी बूटी इजीली मिलती है, गुड़मार, वो खाना खाने से पहले आधा चम्मच दिन में 2 बार खा लीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये घरेलू नुस्खे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको डाइट का तो ध्यान रखना ना जी। ऐसा नहीं है इधर आपने नुस्खा जो ब्लड शुगर को कम करने के लिए लिया, उधर जो जाके रसगुल्ला खा लिया। ऐसे ही करते हैं लोग जी। तो ये नहीं करना है। जब आप आग बुझा रहे हैं तो पेट्रोल मत डालो उसमें इसना ये गलती नहीं करनी चाहिए, और इसी गलती से बीमारियां आती हैं। थोड़ा सा नियमित रूप से एक्सरसाइज जो भी हमने बताई बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ के लिए। सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद में डायबिटीज़ के संबंधित जो रोग हैं, प्रमेह का पूरा चैप्टर है। 20 प्रकार के प्रमेह रोग आयुर्वेद में लिखे, उसमें से एक ये मधुमेह है। तो आयुर्वेद को हम अभी जानते नहीं हैं, आम लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। आयुर्वेद एक बहुत गहरी डीप मेडिकल साइंस है और हज़ारों वर्ष पुरानी है। आज जो मॉडर्न साइंस अभी डिस्कवर कर रही है, डिस्कवर मतलब कवर हटा रही है, गट ब्रेन एक्सेस या फिर गट हेल्थ की बात करते हैं, और जो भी वो आयुर्वेद में कब से लिखा हुआ है जी। तो इसलिए आयुर्वेद से जुड़ना चाहिए। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि एक एक कदम बढ़ाइए, आपके लिए ही बेनिफिशियल है। जी डॉक्टर चौहान, इसके साथ साथ में एक और बड़ी प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, तो उसके लिए आयुर्वेदा में कुछ टिप्स या रेमेडीज़ हैं तो आप प्लीज़ बताइए। देखिए, अगेन मैं बार बार एक चीज़ सभी को बताता हूँ कि सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर क्यों हुआ है, क्योंकि रेमेडी तो कॉज के अनुसार बनाई जाती है आयुर्वेद में। करेक्ट। आजकल आयुर्वेद का एलोपैथाइजेशन हो रहा है कि एक गोली ब्लड प्रेशर की है, ये गोली डायबिटीज़ की है, ये गोली कोलेस्ट्रॉल की। ये आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद के शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आयुर्वेद में तो लिखा है कि सबसे पहले देखो आपकी प्रकृति क्या है, आपको कौन से दोष का प्रकोप हुआ है, आपकी जो एज कितनी है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका खान पान कैसा है, आपके जेनेटिक सिस्टम क्या है, आपका मनोबल कैसा है, आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपकी पाचक अग्नि कितनी बलवान है, रोग बल कितना है, रोग मतलब जो डिजीज़ है वो क्रॉनिक है, पुराना है, बलवान है या हल्का है, रोगी बल कैसा है। ये बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जब आप आते हो तो ऐसे ही हम दवाई नहीं दे देते उठा के। ये सारी चीज़ें पहले चेक करके फिर एक निर्णय लिया जाता है कि इसके लिए ये वाली दवाई सूट करेगी। लेकिन क्योंकि आप होम रेमेडीज़ पूछ रहे हो तो आपको वो तो मैं बताऊँगा ज़रूर। आम तौर पर अगर आप बॉडी की हीट को थोड़ा कम कर दें, फिजिकल लेवल की बात कर रहा हूँ, तो खीरा है, खीरे का जूस पी लीजिए। सफ़ेद पेठा बहुत अच्छा है,
ऐश गॉड बोलते हैं ना, जिससे मिठाई बनाते हैं, सुबह 1 गिलास सफ़ेद पेठे का जूस पी लीजिए, बहुत बढ़िया, ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है वो। और छाछ बहुत अच्छी है, छाछ पी सकते हैं। तो कूलिंग जितना बॉडी को रखेंगे, नारियल पानी, अल्कलाइन डाइट। दूसरा ब्लड प्रेशर का जो है, मैंने बहुत बड़ा जो कारण देखा है वो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। ब्लोटिंग हो रही है, गैस बन रही है, अपच हो गया है, IBS हो गया है, सीधा ब्रेन में जाके हिट करता है। तो वहाँ पाचन को इम्प्रूव करो थोड़ा सा। और डेफिनेटली स्ट्रेस को तो हम भूलते नहीं है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मानसिक तनाव से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अगर मानसिक तनाव से ब्लड प्रेशर आपको है तो वहाँ पर आपको ये जो मैं नुस्खा कोई बताऊँ, जैसे प्याज का रस बताते हैं, प्याज का रस 1 चम्मच, उसमें 1 चम्मच शहद मिला के ले लो सुबह शाम, उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। हमारे यहाँ पर कई औषधियाँ हैं ऐसी, अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के पी लो, उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। बहुत हाई ब्लड प्रेशर बहुत होता है, ये वैसे मैं ऐसे एडवाइज नहीं करता, तो सर्पगंधा के नाम से एक टैबलेट आती है, पर अपनी मर्जी से मत लीजिए, डॉक्टर से पूछ के लीजिए। और इसके साथ साथ जो है बहुत सारे लोगों में हमने देखा है ब्लड प्रेशर का कारण होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो वहाँ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी उसको। तो कारण के अनुसार रेमेडी होती है जी। वैसे जनरल मैंने बताई दी है कि हीट को कम रखो, माइंड को थोड़ा सा प्रसन्न रखो, उससे भी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। सिंपल और तरीका बताऊं तो हमारे यहाँ मर्म स्थान होते हैं, तो जैसे आप ऐसे मुट्ठी बंद करते हैं, तो जहाँ आपकी मिडल फिंगर टच कर रही है उस पॉइंट को आप दबाइए, छोड़ दीजिए, दबाइए, छोड़ दीजिए, दबाइए, छोड़ 20-21 बार इसको कर लो। 21 बार थोड़ा दबा के रखा, फिर छोड़ दिया, फिर दबा के रखा, फिर छोड़ दिया, तो इससे ब्लड प्रेशर डाउन आता है। और कुछ नहीं, 5 मिनट आप लेट जाइए, शवासन कर लीजिए, उससे ब्लड प्रेशर कम होगा। बाईं नासिका से ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, उससे ब्लड प्रेशर डाउन आ जाता है। थोड़ा सा अच्छा म्यूजिक लगा लो, उससे ब्लड प्रेशर डाउन आ जाए। माइंड को शांत करना है जी, उससे ब्लड प्रेशर हमारा, क्योंकि माइंड शांत तो हार्ट की पंपिंग, हार्ट की जो रेट वो स्लो डाउन हो जाती, तो ब्लड प्रेशर अपने आप डाउन आएगा। आजकल स्पेशली अगर हम इंडियन यूथ की बात करें तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कॉमन है, जैसे कि आपकी हेयर फॉल, जी, लोग बोलते हैं भाई पानी खराब है, या फिर स्किन के इश्यूज बढ़ गए हैं। हाँ जी। तो आप ऐसे कौन से आयुर्वेदिक रेमेडीज़ हैं या टिप्स हैं वो आप यूथ को रेकमेंड करेंगे? देखिए, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बात कहूँगा कि पहले कारण को समझो। यूथ जो है उसकी तो त्वचा खराब होनी नहीं चाहिए, अभी तो नया शरीर है, बाल भी नहीं गिरने चाहिए, ना सफ़ेद होने चाहिए। कम से कम चलो 40-45 के बाद थोड़ा हम कह सकते हैं चलो अभी एजिंग शुरू हो गई है। 40-45 तक तो यंग हैं आप, बिल्कुल यूथ, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने में गड़बड़ है, क्योंकि उसको अगर आप नहीं हटाएंगे तो रेमेडी से बात केवल बनने वाली नहीं है, ठीक हो जाएगा, दोबारा आ जाएगा। यही तो हो रहा है लोगों के साथ, गोली रोज़ खा लेते हैं और उधर जो कारण है उसको भी बढ़ा रहे हैं रोज़, तो ठीक नहीं होते। तो इसलिए जो है बालों के लिए और त्वचा के लिए हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि उसका मूल कारण है ज़्यादा गर्मी शरीर में, जिसको हम पित्त बोलते हैं। तो पित्त जब बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, तो त्वचा पर आपको एक्ने, पिंपल्स, ब्लैक वो जो हो जाते हैं ब्लेमिशेस या ब्लैक हेड्स, या फिर उसके बाद आगे चलें तो कोई खारिश, खुजली। इसी तरह से बालों के रूट्स में जब वो फायर जाएगी पित्त, तो वहाँ बाल पकना शुरू हो जाएगा, बाल गिरना शुरू हो जाएगा। तो पित्त को पकड़ लीजिएगा। और यूथ में वैसे ही नेचुरली पित्त ज़्यादा होता है जी, आग ज़्यादा होती है ना, अग्नि ज़्यादा होती है। हाँ, यूथ में। बच्चों में कफ ज़्यादा होता है, ओल्ड एज में वात ज़्यादा होता है नेचुरली। तो अब यहाँ पर हमें यही ध्यान रखना है कि पित्तवर्धक चीज़ें ना खाएं, चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाला, अचार, खटाई, फ्राइड बहुत ज़्यादा। फिर ये आजकल जो चल रहा है फैशन, अल्कोहल, स्मोकिंग और दुनिया भर का जो जंक फूड, इसमें सब प्रिजर्वेटिव केमिकल हैं, सब गर्मी करते हैं। तो फिर बाल तो ख़राब होंगे ही, क्योंकि आप कर रहे हो ख़राब, कोई और थोड़ी कर रहा है, आप खुद ही कर रहे हो। आयुर्वेद में कहते हैं जो बीमारी का कारण है प्रज्ञापराध। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, इंटेलिजेंस। अपराध मीन्स ऑफेंस, ऑफेंडिंग योर इंटेलिजेंस, abusing your intelligence, misusing your intelligence is the cause of disease। तो आप खुद ही तो कर रहे हो, कोई करवा थोड़ी रहा है आपसे। आप खुद ही, आपको अगर मालूम है कि ये जंक है, जंक मतलब गार्बेज है, जंक मीन्स गार्बेज, इंग्लिश का शब्द है, तो वो क्यों खा रहे हैं आप उसको? स्वाद में अच्छा लगता है। तो स्वाद तो जीभ का है ना। हाँ। बाल तो बेचारा सफ़र कर रहा है,
स्किन सफ़र कर रही है, लिवर सफ़र कर रहा है, आपकी आंतें सफ़र कर रही हैं। वो लोग जो आपको दिन रात जीवित रखने में योगदान देते हैं, लिवर है, हार्ट है, किडनी है, ये जब आप सो रहे हैं तब भी काम कर रहे हैं आपको जीवित रखने के लिए। आपका हार्ट 90% ब्लॉक हो गया, 10% बचा है, उसमें भी लगा हुआ है बेचारा आपको जीवित रखने के लिए। कितना फेथफुल है। तो इसको हमें केयर करनी है, इस जीव की केयर करनी है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमन सेंस अगर बुद्धि से सोचे तो यार ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ये नहीं कह रहे कि आप जीव को संतुष्ट मत करो, उसको भी करो, लेकिन एक रेगुलराइज्ड वे में करो। एक रेशो होना चाहिए। एक रेशो होना चाहिए। कभी आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली जो जीव के लिए अच्छी है। ऐसे तो ये मैं आपको थोड़ा सा अगर और डिटेल में जाएं तो मैं ये बता सकता हूँ आपको कि जो टेस्ट होता है ना वो भोजन में नहीं होता, टेस्ट आपके माइंड में है। फॉर एग्जांपल किसी आदमी को हो सकता है चिकन बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन जो वेजिटेरियन है जिसने कभी अंडा तक नहीं खाया, वो चिकन का नाम सुनते ही उसको घृणा होती है। वो टेस्ट तो क्या उल्टी कर देगा उसको। तो क्या कैसे उसको हम कहें कि ये टेस्टी है? उसके लिए तो नहीं है टेस्ट। अगर टेस्टी है तो सबके लिए होना चाहिए। इसका मतलब एक व्यक्ति ने अपने माइंड में ये बिठाया कि बहुत टेस्टी है, एक संस्कार, एक प्रोग्राम ऐसा डाल दिया अंदर कि बहुत टेस्टी है। दूसरा उदाहरण देता हूँ, चॉकलेट बहुत कॉमन चीज़ है, चॉकलेट सब खाते हैं। आप एक चॉकलेट खाते हैं बहुत टेस्टी लगती है, दूसरे वाली उससे कम टेस्टी लगेगी। 3, 4, 5 अगर मैं आपको 10 चॉकलेट खिला दूँ तो 11वीं चॉकलेट में टेस्ट नहीं आएगा आपको। आप मना कर दोगे कि भैया और नहीं चाहिए मेरे को। आप ट्राई करके देखोगे, आप कहोगे मुझे नहीं चाहिए, और उसमें वो टेस्ट आएगा ही नहीं आपको, क्योंकि अभी आपकी एक तो आपकी जीभ सेटिस्फाइड हो गई जी, और अंदर जो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ओवरलोड हो गया, तो उसको चाहिए ही नहीं। तो थोड़ा सा हमें एक ये जिसको हम कहते हैं ना, एक रेगुलराइज करके, मॉडरेशन जिसको बोलते हैं, बहुत अधिक बहुत कम ना होके एक न्यूट्रल बैलेंस में अपना खान पान, एक्सरसाइज, माइंड की एक्टिविटीज़ न्यूट्रल रखनी चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस वे में रखनी चाहिए। जैसे गीता में आता है ना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त मतलब बैलेंस्ड फूड, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, बैलेंस्ड एक्टिविटीज़, इसी सब में खाना पीना इसी में आ जाता है जी। तो इसलिए ये गलत विचार हमारे मन में है कि वो टेस्ट उस भोजन में है। मैं आपको पर्सनल बताता हूँ, मैं चीज़ नहीं खाता कभी। अच्छा, मतलब नहीं है, अंदर से टेस्ट नहीं है। तो अब कई लोग खाते हैं चीज़ डाल के हर चीज़ पर, पिज़्ज़ा, ब्रेड, सब में सैंडविच। करेक्ट। तो मैं आई कैन नॉट इवन टेस्ट इट। तो ऐसे सबका अलग अलग संस्कार है अपना, तो संस्कारों को चेंज करना पड़ेगा आपको जी, माइंड को रीट्रेन करना पड़ेगा। ये आपने बहुत ही हाँ जी। बढ़िया और आई थिंक गहरी बात करी। ये कि बहुत गहरी बात है, इसी से लोग बीमार होते हैं। क्रेविंग क्या होती है, एडिक्शन क्या होता है कि आप अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, उसको एडिक्शन कहते हैं। आपको पता है कि ये स्मोकिंग मेरे लिए डेंजरस है, लेकिन रोक ही नहीं पाता आदमी, क्योंकि उसके एक अंदर इतना स्ट्रॉन्ग एक फाइल खुल गई है स्मोकिंग की, उसको संस्कार बोलते हैं हम लोग जी। संस्कार पड़ गया उसके अंदर। लेकिन यू कैन ऑलवेज न्यूट्रलाइज, उनको थोड़ा काम डाउन कर सकते हो। बहुत लोग चेंज होते हैं। तो थोड़ा सा मैंने डीपर फिलॉसफी बताई इसकी। नहीं, आई एम श्योर व्यूअर्स को भी इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सो डॉक्टर, आपने इस पॉडकास्ट में काफ़ी बार आमा का इस्तेमाल किया, तो क्या कोई ऐसे साइंस हैं हमारे बॉडी में जब ये टॉक्सिन्स बिल्डअप होते हैं जिसको आप आमा बोलते हैं, तो क्या कोई बॉडी हमें साइंस देती है कि हाँ हम पहचान सकते हैं कि भैया ये होता है तो इसका मतलब हमारा आमा बन रहा है? जी बिल्कुल। और दूसरा कि अगर हमें डिटॉक्स करना हो, क्योंकि आजकल डिटॉक्स वर्ड बहुत चल पड़ा है, तो नेचुरली आयुर्वेदा की मदद से हम कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। और जैसे आपने आमा शब्द, आमा थोड़ा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है उसका, हिंदी में हम आम कहते हैं, तो हिंदी में तो हम ये कहते हैं जहाँ बन गया आम हो गया काम तमाम। जब आमा बोलते हैं विदेश में वो थोड़ा अलग प्रोनाउंसिएशन, तो हम कहते हैं आमा इज़ द मामा, आमा इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीज। सब बीमारियाँ इसी से आती हैं। अब इसको जो है लक्षण कैसे पता चलें कि मेरे अंदर है, सबसे सिंपल, आप अपनी जीभ अक्सर चेक कर लिया करो। अगर जीभ के ऊपर सफ़ेद कोटिंग है, क्लीन नहीं है जीभ आपकी, ऐसे तो रात को सोते हैं तो हल्की सी परत तो आ जाती है, वो नहीं कह रहा, पर दिन भर थिक वाइट कोटिंग, कई बार येलो हो जाती है, तो वो एक लक्षण है कि बॉडी में आम है। दूसरा,
टॉयलेट रोज जाते ही हैं। बहुत अच्छा एक आयुर्वेद में लिखा है कि जो स्टूल आपका होता है, इफ़ इट फ्लोट्स ऑन वाटर देन देयर इज़ नो आमा, अगर इट सिंक्स इन द वाटर तो आमा है। और इसके अलावा बॉडी में, जैसे आप सुबह, आपने शुरू में पूछा कि सुबह आप सो के उठते हैं तो लिथार्जी फील करते हैं, लेजीनेस फील करते हैं, या दिन भर में जब आप काम कर रहे हैं तो काम करने की इच्छा नहीं हो रही, नींद सी आती रहती है, कभी कभी लगता है बॉडी में जैसे हल्की सी फीवरिश बॉडी हो गई है, हरारत सी लगती है, ये आम के लक्षण है। इसका मतलब आम है आपकी बॉडी में। बहुत लोगों को प्रॉब्लम है आजकल। या खाना खाने के तुरंत बाद आपको नींद आ जाती है, या खाना खाने के बाद जो है बॉडी में कुछ आपको एनर्जी फील नहीं होती, लेजीनेस फील होता है, ये आम के लक्षण है। तो इस तरह से काफ़ी सारे ये लक्षण हैं। फिर बॉडी में स्टिफनेस कहीं आपको हो रही है, कहीं गर्दन अकड़ रही है, घुटने आपके टाइट हो रहे हैं, तो ये सब आम के लक्षण हैं। अब इसको पचाएं कैसे? तो अगेन वी कम बैक टू द सेम थिंग, डाइट, लाइफस्टाइल, माइंड से भी इसका रोल कनेक्शन है, माइंड का कनेक्शन अब बॉडी से है ही। लेकिन फिर भी डाइट में आप थोड़ा सा कुछ दिन के लिए फ्राइड चीज़ें मत खाइए, मिठाई मत खाइए, मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर दो, छाछ पी सकते हैं, और ठंडी चीज़ें मत खाओ। सारी अग्नि को दबाती है ना, हमें अग्नि को मजबूत करना है। तो ईट लाइट, हल्का सुपाच्य, डिटॉक्स वाटर जो मैंने बताया, अदरक, सौंफ, जीरा, धनिया उबाल करके वो पिएं, अदरक का टुकड़ा खाएं, सौंठ का पाउडर बहुत अच्छा रहता है। हम तो एक चूर्ण ही बनाते हैं, आम पाचक चूर्ण, तो वो मिक्सचर है, ऐसी चीज़ें उसमें धनिया, पुदीना, सौंठ, ये सब चीज़ें, सौंफ वगैरह मिला के बनाते हैं आम पाचक के नाम से, तो वो आप ले सकते हैं। आप एक और कुछ नहीं तो 1 कप पानी में थोड़ी सी जिंजर डालो, उसको बॉयल कर लो, वो जिंजर वाला पानी पियो, उसी से बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो आयुर्वेद बहुत सरल है। लोग सोचते हैं आयुर्वेद बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आयुर्वेद को पता नहीं है लोगों का। बहुत सरल है, और ये हमारे सिस्टम की नॉलेज है, तो और सिंपल चीज़ें हैं, क्वाइट इफ़ेक्टिव, बहुत जल्दी काम करती हैं। करके देखिए आप, यही थोड़ा सा करके देखिए। आप अदरक का पानी पीना शुरू कर दीजिए, उसी से आपको जो है चुस्ती फुर्ती, भूख लगेगी, पेट साफ होगा, गैस नहीं बनेगी, उसी से शुरू हो जाएगा। जी, आजकल डॉक्टर काफ़ी सारे टर्म्स हैं जो ट्रेंड में रहते हैं, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया जी, या फिर डिटॉक्स के जूसेस हो गए, या आपका कहते हैं कि सुपर फूड्स। तो ये बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं। तो इसका आयुर्वेद में क्या ओपिनियन है, और ये जो मेडिकल मॉडर्न हेल्थ टर्म्स चल रहे हैं, तो आयुर्वेदा इस बारे में क्या सोचता है या क्या दृष्टिकोण है? देखो, पहली बात तो आयुर्वेद में जो लिखा है वो उनकी लैंग्वेज अलग थी, लेकिन बात वही है। आज उनको हमने नई टर्मिनोलॉजी दे दी है, चाहे वो इंटरमिटेंट हो, चाहे कोई फास्टिंग हो। तो हमारे यहाँ तो उपवास करते हैं ना, उपवास का प्रचलन पहले से ही है जी। सीजनल चेंज में नवरात्रि आ जाती है, हर धर्म में आपको उपवास मिलेंगे, किसी भी रिलीजन में चले जाइए आप। तो बेसिक इसका पर्पस, कई पर्पस होते हैं, स्पिरिचुअल रीजन भी है, माइंड के लिए भी अच्छा रहता है, लेकिन हम फिजिकल बात कर रहे हैं। तो उपवास यानी कि कम खाना या थोड़ा गैप बढ़ाना बीच में, जो इंटरमिटेंट जिसको कहते हैं। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपकी प्रकृति क्या है। हर किसी पर हर चीज़ सूट नहीं करती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं अगर नहीं खाऊं ना तो मेरे तो हेडेक शुरू हो जाती है। तो पित्त प्रकृति बोला ना आपको, जो जिसके अंदर फायर है उसको तो खाना चाहिए। यू कैनॉट स्किप ए मील। कफ वाले स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उनकी अग्नि बहुत स्लो है, धीरे धीरे काम करती है, स्लो है ना वो। सुबह का ब्रेकफास्ट 6 घंटे तक अभी पच रहा है अभी, तो इसलिए जो है प्रकृति के अनुसार। तो बहुत सारे लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग से प्रॉब्लम आती है, खासतौर से महिलाओं में मैंने देखा है, उनके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो ऐसे लिए आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फास्टिंग करिए। फास्टिंग इज़ नॉट बैड। कम खाना, थोड़ा गैप करके खाना इज़ गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि अग्नि को आपको टाइम मिलेगा ना उसको रिजुवनेट होने के लिए। आयुर्वेद में इसको लंघन बोलते हैं, लंघन चिकित्सा। तो एक लिखा है लंघनम परम औषधि, मतलब लंघन, फास्टिंग जो है, कम खाना, वो बेस्ट मेडिसिन है, ऐसा उन्होंने लिखा है। और हम लोग काफ़ी पेशेंट्स को, जब पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो क्या कराते हैं, उनको जो डाइट देते हैं उसका पर्पज़ क्या है कि भाई कम खाओ, खिचड़ी खाओ, लौकी खाओ, तोरी खाओ, टिंड, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, उसी से 50% लोग ठीक हो जाते हैं। तो हमें नंबर 1 ये समझना है कि फास्टिंग इज़ नॉट बैड, लेकिन हर व्यक्ति पर हर चीज़ काम नहीं करेगी, ये ध्यान रखना है।
तो आपकी प्रकृति क्या है, आपको कितना फास्टिंग करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। जैसे आपका पित्त प्रकृति है तो यू कैन फास्ट विद फ्रूट्स। अब मान लो एक दिन पूरा आप केवल फ्रूट्स खाइए। यू कैन फास्ट विद वाटर, पानी पीते रहो, नारियल पानी पीते रहो, थोड़ा फ्रूट्स का जूसेस पी लो, जूसेस पर कर सकते हैं, तो यू कैन डू दैट। लेकिन कंप्लीट फास्टिंग समटाइम्स कैन बी डेंजरस, तो वो हमें देखना है अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ के अनुसार, प्रकृति के अनुसार। जी। सो डॉक्टर, आपने जैसे कि बहुत बार हमें बताया कि बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास में आते हैं, तो मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि पेशेंट्स सबसे ज़्यादा किस बीमारी के लिए आते हैं, और इंडिया में अगर आपसे कहा जाए कि टॉप 3 बीमारियाँ जिनका आप उपचार करते हैं तो वो कौन सी हैं? देखो, वैसे तो आयुर्वेद में हमारे पास जो लोग आते हैं तो वो हर तरह के रोगी आते हैं। अगर हम कैटेगराइज करें तो सबसे ज़्यादा जो गट के, जो पेट के मरीज़ हैं जिनका पेट खराब रहता है, उसमें बहुत सारी लंबी लिस्ट है बीमारियों की, चाहे वो कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, IBS है, या फिर जो है ये हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, बहुत सारे, कॉन्स्टिपेशन, लंबी लिस्ट है। क्योंकि पेट के रोगों में तो आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है, हमारा तो पूरा एक एक्सपर्टीज़ है इसमें। लेकिन जैसा जैसा हम देखते हैं कि आयुर्वेद में लोग वो भी आते हैं जो कहीं जिनका कुछ इलाज नहीं होता लास्ट में आते हैं। तो आजकल मैं कहूँ तो एक कैटेगरी हमारे यहाँ पर है इनक्योरेबल डिजीज़ वाली, और इनक्योरेबल मीन्स जो कहीं पर उसका इलाज नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता। लिवर सिरोसिस है, कैंसर के पेशेंट्स बहुत आते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, न्यूरोपैथी या इस तरह की चीज़ें। तो ये लोग भी एक अच्छी कैटेगरी है। इसके बाद अब देखें तो लाइफस्टाइल डिसीज़ वाले जो लंबी लिस्ट है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की, तो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये भी जो है क्योंकि आयुर्वेद का मेन विषय है ये लाइफस्टाइल, गट, बाकी जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी पेशेंट आते हैं। तो मोटा मोटा कहें तो नंबर 1 मैंने बोला कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, उसमें लिवर भी आ जाता है, लिवर फैटी लिवर भी आ जाता है। नंबर 2 आपके हो गए इनक्योरेबल कंडीशंस, जो कि कहीं पर भी अब कुछ नहीं दिख रहा है तो अब चलो आयुर्वेद में चलते हैं। और तीसरा जो है ये मस्कुलोस्केलेटल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एंड फोर्थ आई वुड से माइंड या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, दोनों कंबाइन करें तो मेटाबॉलिक डिजीज, जो गट ब्रेन जो आ गया ना पूरा उसमें, चाहे वो ब्रेन से इनिशिएट हुआ है चाहे गट से हुआ है, तो वो भी बहुत पेशेंट आते हैं। तो इट्स आयुर्वेदा इज़ वेरी पावरफुल जी। इसी के साथ में ये स्पेशली जो फीमेल व्यूअर्स हैं उनके लिए है कि जो इश्यूज हैं जैसे कि PCOS है, PCOD है, तो जी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड वगैरह बहुत हो गया। तो क्या उसमें भी आयुर्वेद का उपचार फ़ायदेमंद है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और अगेन सबसे पहले महिलाएं जो हैं, क्योंकि आपने फीमेल्स को एड्रेस किया है, वो बहुत इमोशनल होती हैं। उनका एक जो बिल्टअप है एज कम्पेयर टू मेल्स, मेल्स आर मोर लॉजिकल, ऐसा कहते हैं ना, फीमेल्स आर मोर इमोशनल। तो वो उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि बहुत जल्दी इमोशनल ट्रॉमा या कुछ ब्रेकअप हुआ, हर्ट हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया। तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस PCOS की बात की, क्योंकि यंग लड़कियों में हो रहा है तो उनका इमोशनल कनेक्ट है उसमें, कुछ ना कुछ ट्रॉमा हुआ है, माइंड ब्लॉक हो गया है, दे आर नॉट शेयरिंग, अंदर से कुछ सब दबा के रखा हुआ है, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फिर रेप्लिकेशन होता है ओवरी में, यूट्रस में, ब्रेस्ट में कोई गांठ बनती है, सिस्ट बनता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो डेफिनेटली उसको क्लीनिंग करते हैं। पंचकर्म जो थेरेपी है हमारी, बहुत अच्छे रिजल्ट है, क्योंकि डीपर लेवल पर जाके टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। दूसरा उसमें जो है वेट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एक उसका ट्रीटमेंट है। तीसरा उसमें जो है कुछ इंटरनल मेडिसिन्स, ताकि वो ऑर्गन्स को हम नॉर्मल उनका जो फंक्शन करें, वात पित्त कफ जो हमारी भाषा में, उसको बैलेंस किया जाए। एंड माइंड को और इमोशंस को कैसे वापस अच्छी नॉर्मल स्टेट में लाना है, उसके लिए माइंड वेलबींग कोचेस हमारे काम करते हैं। एंड फाइनली न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। आजकल एक ही तरह के खाना खाए जा रहे हैं लोग, उनको पता नहीं है कौन से ऑर्गन के लिए क्या चाहिए। कुछ ऐसे न्यूट्रिशन के टिप्स आयुर्वेदा के दृष्टिकोण में जिसको लेकर वो अपनी PCOS PCOD को स्टेबल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो प्लीज़। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है क्लिनजिंग, वो तो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशन में चाहिए तो जैसे बादाम है, अखरोट है, इसका सेवन करें। शतावरी एक बड़ी कॉमन सी जड़ी बूटी मिल जाती है, शतावरी के टैबलेट मिल जाए, पाउडर मिल जाए, उसका सेवन करिए।
इसके साथ साथ जो है, जैसा कि हमारे हम आयुर्वेद में जो बात करें तो जो मेंस्ट्रुएशन का है, क्योंकि इसमें जो पीरियड्स जो है वो बंद हो जाते हैं, ये डिले होते हैं, 3-4 महीने में आएगा, तो ये लोअर एब्डोमेन में मसाज की जाए, थोड़ा सा हॉट वाटर से सिकाई की जाए, क्योंकि यहाँ पर जो लोअर एब्डोमेन में जो वायु है वही मेंस्ट्रुएशन के लिए। और ऑफ कोर्स जो वेट लूज का हमने पहले भी कुछ रेमेडीज़ बताई, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो वेट लूज या वेट मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड माइंड को थोड़ा सा ब्रीदिंग करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा सा और सात्विक भोजन की तरफ जाएं, तो उससे बहुत बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जी डॉक्टर, जैसे कि आपने पहले ही बात की थी कि आजकल के बच्चे जो हैं, जैसे आपने दुबई की अपनी बात की थी जब आप गए थे, कि वो जब तक आगे टीवी, स्क्रीन, मोबाइल ना हो वो खाना नहीं खाते हैं, तो आप इनको क्या सलाह देना चाहेंगे, मे बी उनके पेरेंट्स को, कि जो ये बहुत लंबा समय गुजारते हैं स्क्रीन पर, वो कैसे कम करें और कैसे, अभी क्योंकि वो बहुत यंग हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी उनके पास पड़ी है, तो उस क्वालिटी को वापस कैसे लाया जाए, तो वो पेरेंट्स के लिए क्या आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इसमें बच्चे की बहुत कम गलती मैंने देखी है, हमारे पास बहुत आते हैं केस। पेरेंट्स आर द रोल मॉडल फॉर द चाइल्ड। बच्चा वही करता है जो पेरेंट्स से देखता है, वो या उसके इर्द गिर्द जो देखता है वैसे ही करता है। हालांकि ये इट कैन स्टार्ट इवन बिफोर बर्थ। जब मदर प्रेग्नेंट है उस टाइम अगर वो गैजेट में ही लगी हुई है मैक्सिमम टाइम, तो वो संस्कार उस बच्चे के अंदर पड़ चुका है। क्योंकि आपको सरप्राइज होगा, कई बार बच्चा अभी 6 महीने का ही हुआ है, वो उसको मोबाइल चाहिए, तो अभी तो उसने इतना कुछ देखा भी नहीं है, तो वो प्रेगनेंसी से शुरू हो जाता है संस्कार उसका। तो पेरेंट्स को रोल मॉडल होना चाहिए। 1 आवर डिजिटल डिटॉक्स, 1 घंटा सारे घर वालों को अपने गैजेट्स रख करके साथ में बैठकर खाना खाएं, बातचीत करें, एक बॉन्डिंग भी बढ़ती है। तो थोड़ा सा टाइम रखना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को ही पहले खुद करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे को डांट रहे हैं आप, ये मोबाइल मत देखो, और खुद आप लगे हुए उसमें, तो वो उसका कोई मीनिंग नहीं है जी, वो काम नहीं करने वाला। आपको खुद जो है अपना मोबाइल साइड में रखना है, उसके साथ बैठना है, चाहे फिर कुछ भी एक्टिविटी करो, आप कुछ आप ड्राइंग बनाओ मिल करके, कुछ आप जो है पोएम सुनाओ उसको, या जो भी करना है आपने। तो ये एक तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अगर हम टेक्निकल उसमें जाएं तो बच्चों को बहुत ठंडी चीज़ें मत खिलाएं, कोल्ड वगैरह, वात बढ़ाने वाली, क्योंकि जितना हाइपर होगा वो उतना ही रेस्टलेस होगा। उसको थोड़ा सा कामिंग की तरफ ले जाएं, सिर में मालिश करें उनके, थोड़ा सा बॉडी में मसाज करें। बादाम भी अच्छा है बच्चों के लिए, 1 बादाम रात को भिगो के घिस के उसको शहद में मिला के चटाइए। बादाम, अखरोट ब्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अल्टीमेटली उनको हमें ग्राउंडेड करना है बच्चों को। अभी जो एजिटेटेड रहते हैं, क्योंकि अगर आप उनको बहुत सारी गैजेट्स दे दोगे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे दोगे, वो भी उनको जो है और एजिटेट करता है, क्योंकि उनका जो टाइम स्पेन बहुत कम हो जाता है। ये नहीं तो अब दूसरी चीज़, अब तीसरी चीज़, तो बहुत कुछ इसमें ट्रेनिंग की बात है। तो आई थिंक दिस इज़ हाउ इट विल बी पॉसिबल टू टेक केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। डॉक्टर, आयुर्वेदा की अगर हम जब बात करते हैं तो उसमें हम हमेशा कंपेयर करते हैं जो हमारी एलोपैथी है या बाकी के जो ट्रीटमेंट हैं, कितना महंगा है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इंडियन हम सब के लिए कि खर्चा कितना है। तो आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट्स, आयुर्वेदा के थेरेपीज़, आयुर्वेदा के मसाजेस क्या बहुत एक्सपेंसिव हैं? क्या हर कोई इसको इसका इस्तेमाल कर सकता है, इसको अफोर्ड कर सकता है? आप प्लीज़ उसके बारे में बताइए। नहीं, महंगा नहीं है बिल्कुल। आयुर्वेद तो अगर आप जो रेगुलर कन्वेंशनल मेडिसिन है उससे काफ़ी सस्ता है, क्योंकि नेचुरल जड़ी बूटियाँ उसमें हैं। और दूसरा ये है कि इसमें केवल मेडिसिन ही नहीं है, साथ में जो डाइट बताई जाती है उसका तो कोई आपने कुछ करना नहीं, खाना ही है, लाइफस्टाइल है, थोड़ा सा एक्सरसाइज है, ये सारी आयुर्वेदिक की चिकित्सा ही है एक तरह से। और जहाँ तक मैं कहूँगा कि हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, जब अगर गोल्ड जिसमें कुछ प्रेशियस मेटल्स होते हैं ना, गोल्ड है, इवन डायमंड की भी बनती हैं दवाइयाँ। अच्छा। और जो जितने आपके पुखराज, नीलम, मोती, जेम्स हैं, जो प्रेशियस जेम्स हैं, वो कुछ दवाई में डलें तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी कॉस्टली, क्योंकि लेकिन उसका इफेक्ट भी उतना ही होता है। इट्स वेरी इफेक्टिव। आपको जो दवाई 6 महीने खानी पड़ेगी, हो सकता है 1 महीने में ही काम कर जाएगी वो। तो अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन भी देखेंगे ना, कि मान लो आप एक लाइफ लॉन्ग मेडिसिन ले रहे हैं और कुछ 6 महीने के लिए लें, तो
कॉस्ट बहुत कम है आयुर्वेद की। और दूसरी चीज़ ये है कि आयुर्वेद तो जड़ी बूटियों से बना है। हाँ, ये मैं कहूँगा कि पिछले कुछ 10-15 साल में आयुर्वेद बहुत पॉपुलर हो गया है, तो जो डिमांड जो है वो बढ़ गई है, सप्लाई कम है। मतलब जड़ी बूटियाँ तो उतनी नहीं है। अभी कल्टीवेशन शुरू किया है भारतीय सरकार ने, बहुत अच्छी स्कीम्स निकाली हैं कि मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो करें, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर सकते हैं। तो उसके कारण कुछ प्राइसेस तो बढ़े हैं, और तीसरा क्वालिटी का भी होता है, लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स क्वाइट अफोर्डेबल। डॉक्टर, पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले आई थिंक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक ऐसी टाइमलेस आयुर्वेदिक विजडम आप शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ में, जो वो याद रख सकें, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें और उससे फ़ायदा पा सकें, तो वो कौन सी होगी? देखिए, मैं यही कहता हूँ, बार बार सभी लोगों को कहता हूँ, सबसे पहले तो ये बताऊँगा कि आयुर्वेद इज़ वेरी सिंपल, सरल है। अगर शुरू करें आप उसको, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दूसरा, वो प्रैक्टिकल है, आप कर सकते हैं उसको। तीसरा, इफ़ेक्टिव है। तो ये तो आप बिल्कुल मान लीजिए, डरो मत, आ जाओ, जुड़ जाओ आयुर्वेद से। अब क्या एक चीज़ है जो हमें शुरू करनी चाहिए, हमने शुरू किया था रिदम से। तो आप अपना रिदम समझ लो पहले। सबका रिदम अलग अलग होता है, कोई जल्दी पचा लेता है, कोई देर से पचाता है। तो अपने रिदम को समझ के, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, प्रकृति को समझते हैं। अपनी प्रकृति तो आपको पता होनी चाहिए, और उस रिदम के अनुसार, उस प्रकृति के अनुसार ही अपना खान पान, लाइफस्टाइल, रिक्रिएशन, सब कुछ उसी के अनुसार। इवन यू कैन चूज योर पार्टनर अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, तो आपको झगड़ा नहीं होगा फिर। जो आजकल बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना, ये जो इनकम्पेटेबिलिटी ऑफ रिलेशंस, तो प्रकृति नहीं मिलती, विचार नहीं मिलते, इसीलिए तो लोग नहीं रह पाते ना इकट्ठे। तो फर्स्ट थिंग इज रिदम अपना समझ लो। दूसरा, आउटर एनवायरनमेंट का रिदम भी समझ लो। गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, रहे तो इसी में रहे हैं ना हम कोई इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना। वी आर पार्ट ऑफ दिस बिग यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे ऊपर अफेक्ट डालते हैं, तो हमें उसको समझना है और अपने आप को समझना। यही आयुर्वेद है बस। ये जिसने समझ लिया वो सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा और प्रसन्न रहेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आप यहाँ पर आए और आपने आयुर्वेदा की एंशिएंट विजडम हमारे साथ और दर्शकों के साथ में शेयर करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आपके कोई भी और डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बार कोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।